स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। मेरा नाम रेनू है। मेरी जिस हॉस्पिटल में नौकरी लगी थी वो बहुत ही जाना माना हॉस्पिटल था। यहाँ पर गंभीर रोगों का इलाज किया जाता है। इलाज थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इलाज अच्छा होता है। मेरा घर हॉस्पिटल के पास ही था, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी रात में भी लगवा लेती थी। इस अस्पताल में रात के समय भी पेशेंट का आना जाना लगा रहता था। पूरे अस्पताल में एक मैं ही ऐसी डॉक्टर थी जो अपने मरीज के लिए अस्पताल में मौजूद होती थी। मैंने अपनी ड्यूटी को ही अपना सब कुछ मान रखा था। मैं थोड़ी बहुत देर के लिए अपने घर चली जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। अब जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर अपने बच्चों को देखने के लिए गई, तो वहां से आने के बाद मैंने देखा कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के आगे एक बूढ़ी औरत बेंच पर बैठी हुई है और बस रोए चली जा रही थी। लेकिन उसके रोने में चीख पुकार की आवाज तो नहीं थी। शायद उसकी सिसकियां थीं जो मुझे उसकी तरफ खींच रही थीं। आने जाने वाले लोग भी उनकी तरफ बस देखकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे, बल्कि कुछ लोग तो दबे दबे शब्दों में उनके बारे में अजीब तरह की बातें भी कर रहे थे। मैंने अपने दिल में सोचा कि ना जाने इस औरत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर ऐसी क्या बात है जो बेचारी इतनी बुरी तरह से सिसकियां ले लेकर रो रही है। हालांकि अस्पताल में लोग पहले भी बैठकर रोते हैं, मगर उनके रोने का अंदाज तो बहुत ही अलग था। वो रो रही थी और धीरे धीरे अपना सर भी पीट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको बहुत पछतावा है, मगर पछतावा किस बात का? जब कोई इस तरह की हरकतें कर रहा हो तो जाहिर सी बात है, लोग पूछने की कोशिशें करते हैं कि आखिर क्या बात है। लेकिन हर कोई हर किसी की तरफ नहीं बढ़ता, क्योंकि डॉक्टर भी अस्पताल में इंचार्ज की हैसियत रखते हैं। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ही इनसे पूछना चाहिए कि आखिर बात क्या है। मैं आगे बढ़ी और मैंने उनसे कहा कि आंटी जी, आपको क्या हुआ है? आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? क्या आपका कोई पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में है? तो उन्होंने रोते हुए सर उठाया और कंपाती हुई आवाज में कहने लगी कि नहीं बेटा, मेरा पेशेंट तो वेंटिलेटर पर है। मैं यहाँ बैठी अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मैंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पेशेंट का इलाज चल रहा होगा। क्या हुआ है आपके पेशेंट को और पेशेंट से आपका क्या रिश्ता है? तो उन्होंने बताया कि पेशेंट मेरा बेटा है, मेरा इकलौता बेटा, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी बच जाए। मैंने कहा, आप फिक्र मत करो, आपके बेटे की जिंदगी जरूर बच जाएगी। वो कहने लगी कि नहीं, मेरा बेटा नहीं बचेगा। अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं दुनिया की वो माँ हूँ जिसने अपनी ही औलाद को इस दुनिया से भेजने का इंतजाम किया है। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि ये औरत अपने बेटे के लिए इतनी परेशान थी, तो ये किस तरह की बातें कर रही थी? क्या इसे अपने बेटे की फिक्र थी, या फिर ये कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी? मैं उनके बराबर में बैठ गई। मैंने उनको खामोश करवाया और उनसे पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि क्या बात है। जब उन्होंने मुझे बताया कि बात क्या है, तो उनकी बात सुनकर तो मेरे भी कदमों तले से जमीन निकल गई थी। उनकी बात सुनकर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैं तब तक उनके पास से नहीं हिली जब तक मैंने उनकी पूरी कहानी सुन नहीं ली। मेरे भी होश उड़ चुके थे, यहाँ तक कि मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो अब मैं आप लोगों को उन आंटी की कहानी सुनाती हूँ जो उन्होंने मुझे बताई थी। दरअसल उस समय मैं बिल्कुल फ्री थी, इसीलिए उनका दुख कम करने के लिए और उनकी कहानी सुनने के लिए उनके पास बैठ गई थी। शुरुआत में उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं अपने बेटे के लिए बहुत बुरी करने वाली माँ हूँ। मैंने बहुत बुरा कर दिया, मगर मेरी बात पर यकीन कीजिए कि मैंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेरी समझ से बाहर है कि आगे मैं क्या करूं। ये बात सुनकर मेरे दिल में खलबली मच गई कि आखिर कोई ऐसी भी क्या बात हो सकती है कि इतनी बेचैनी से पछतावा कर रही हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप परेशान नहीं हो, मुझे बताइए कि आखिर क्या बात है। मैं यकीनन आपकी मदद करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर मैंने उन्हें हौसला दिया था ताकि वो मुझे अपनी बात पूरी तरह से बता सकें। जब उन्होंने अपनी पूरी कहानी मुझे बतानी शुरू की, तो उनकी बात सुनकर मेरी हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया, उसने एक लम्हे के लिए मुझे शॉक कर दिया था।
जबकि मैं खामोश और एक गहरी सोच में चली गई थी। जब उनकी हालत और परेशानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, तो मैंने उनके बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि मेरी शादी गांव में हुई थी, हालांकि मैं खुद भी गांव की ही रहने वाली थी। हमारे गांव की लड़कियों की शादियां गांव में ही होती थीं। लड़कियों को दूसरे गांव में नहीं दिया जाता था और ना ही उनकी शादी शहर में की जाती थी। जब मैं कुंवारी थी, तो मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान के घर से आया था, जो ना तो मुझे खुश रख सकता था और ना ही मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकता था। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत सांवले रंग की थी। इसलिए गांव में कोई भी मुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। मगर जिस इंसान के घर से मेरे लिए रिश्ता आया था, वो भले ही मुझे खुश नहीं रख सकता था। मेरे घरवालों की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि रिश्ते की पहल उसके घर से हुई थी। मेरे माँ-बाप बहुत खुश हुए थे। हालांकि मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं उस इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। वो गांव का नंबर 1 हरामखोर इंसान था, जो ना तो कोई काम करता था और ना ही किसी की इज्जत करना जानता था। मेरे घरवालों का कहना था कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो तुझे खुश रखने के लिए खुद को बदल लेगा। वैसे भी जब लड़के कुंवारे होते हैं, तब अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है और परिवार का बोझ उन पर पड़ने लगता है, तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं और काम-काज करने लगते हैं। जिम्मेदारियों को संभालने लगते हैं, इसलिए परेशान मत हो और इसी लड़के से शादी कर ले। मेरे घर वाले जबरदस्ती मुझे इसके साथ जोड़ना चाहते थे, क्योंकि मैं उन पर बोझ थी ना। बस अपना बोझ हल्का करने के लिए वो मुझे ऐसे इंसान के साथ ब्याहना चाहते थे। मैं तो लड़की थी, अपने बड़ों के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी, इसीलिए खामोश रही, क्योंकि हमारे गांव में रिवाज था, कुंवारी लड़की अपने बड़ों के आगे अपनी कोई इच्छा भी जाहिर नहीं कर सकती थी। फिलहाल मेरी उसके साथ शादी हो गई, मगर वो तो शादी के बाद भी नहीं सुधरा था। वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। उससे ज़्यादा खराब तो उसकी माँ थी, जिसने सारी जिंदगी मेरा जीना दुश्वार किया था, जो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, हमेशा अपनी बड़ी-बड़ी नज़रें मुझ पर टिकाए रखती थी। अपनी सास से मैं बहुत डरती थी, औरत गांव की हो या शहर की हो। अगर उसके मन में अपना घर बसाने की लगन है, तो वो अपने पति की क्या, बल्कि पूरे ससुराल की बातें खामोशी से सुनती है। मैं भी ऐसा ही किया करती थी। धीरे-धीरे मेरी शादी को 2 साल गुजर गए, तो मेरे सर से मेरी सास का बोझ तो हल्का हो गया था, जो अब बीमार रहने लगी और एक दिन उनकी मौत हो गई। मेरे पति के 2 भाई थे और दोनों ही अपने परिवारों के साथ अलग-अलग रहते थे। बहनें भी थीं, उनकी भी शादियां हो चुकी थीं। इसलिए अब मैं उस घर में अकेली रह गई थी। मेरा पति शराब पीता और मुझे मारता-पीटता था। हम लोग गरीब थे। वो कभी-कभी खेतों में काम कर लिया करता था। सिर्फ इतना ही काम करता था जिससे उसकी शराब का बंदोबस्त हो सके। हाँ, इतना ज़रूर था कि उन पैसों से वो थोड़े से पैसे मुझे कभी-कभार दे दिया करता था। उन पैसों से मैं अपना इस घर का गुज़ारा किया करती थी। थोड़े से पैसे में गुज़ारा करना इतनी महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। कुछ समय गुज़रा तो मेरे पति को मैं बहुत बुरी लगने लगी थी। वो हमेशा मुझे बांझ होने के ताने दिया करता था। कहता था कि मेरा एक दोस्त है, जिसकी उम्र मेरे जितनी ही है, उसकी शादी मेरी शादी से 6 महीने बाद हुई थी और आज उसके पास 2 बेटियां हैं, मगर वो मुझे अभी तक औलाद का सुख नहीं दे सकी। एक तो तू शक्ल से भी अच्छी नहीं है, दूसरा तू मुझे जिंदगी का कोई सुख नहीं दे सकती। ऐसी औरत को अपने घर में मर्द जगह ना दे, तभी बेहतर रहता है। मैं अपने पति की बातों पर सिर्फ आंसू बहाती और उससे कुछ न कहती। अब उसके ये ताने दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर मैं करूं क्या। वक्त अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था, मगर मेरा एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता था। क्योंकि जब औरत पर जुल्म होता है, तो वो समय उसके लिए बहुत भारी गुजरता है। वो मेरी सास के मरने के बाद तो मुझ पर और भी ज्यादा जुल्म करता था और मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती थी। दिन रात उठते बैठते वो मुझे बांझ होने के ताने देता। मैं कोई बांझ तो नहीं थी, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी
कि कब वो मेरी गोद भरता। मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती रहती थी कि वो जल्द से जल्द मुझे माँ बनने का सुख दे, ताकि मैं अपने पति को बता सकूं कि मैं बांझ नहीं हूं। मैं उसे पिता बनने का सुख दे सकती हूँ, लेकिन काफी समय हो गया। मेरी गोद नहीं भरी थी। धीरे धीरे मेरी शादी को पूरे 8 साल गुजर गए थे, और इन 8 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब मेरा पति मुझे किसी न किसी बात पर नहीं मारता था। लेकिन कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला इंसान भी एक दिन अपने के को भुगतता है। अब मेरे पति का भी वक्त आ गया था कि अब वो अपना हाथ रोक ले। शायद वो मेरी हिम्मत आज मांग चुका था, इसीलिए अब वो बीमार रहने लगा था। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिससे उसका बचना बहुत मुश्किल था। ऊपर से वो गरीब था, अपना इलाज भी नहीं करवा सकता था। इस दौरान पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और जब उसने ये खबर सुनी तो उसने रोना शुरू कर दिया था। ऊपर वाले ने उसे ऐसी बीमारी दे दी थी कि शायद वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता था। अब उसके हाथों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मुझे मार सके। उसकी जुबान से बोला भी नहीं जाता था, जिसमें से वो मुझे कड़वी कसैली बातें सुनाता था। उसके मुंह पर जैसे अब ताला सा लग गया था। मैं बहुत खुश होती थी। मुझे अपने पति के बीमार रहने का कोई दुख नहीं था, बल्कि मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और जब मेरे 9 महीने पूरे हुए तो मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे की खबर सुनकर मेरे पति के शरीर में थोड़ी ताकत आई थी। वो मेरे बच्चे को गोद में लेना चाहता था, मगर नहीं ले सका, क्योंकि हमारे गांव के वैद्य जी ने उसे कह दिया था कि इस छोटे से बच्चे को तुम गोद में ना लेना, वरना तुम्हारी बीमारी इसे लग सकती है। बल्कि तुम्हें तो सब लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बीमारी बहुत खतरनाक है। इस बात को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिस बच्चे के लिए वो सारी जिंदगी मुझे बांझ समझता रहा, मुझे ताने देता रहा, आज उस बच्चे को वो खुद गोद में नहीं ले सकता था। उसके सारे जुल्मों की हदें पार हो गई थी, और अब वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहा था। अब जब से मेरी गोद में मेरा बेटा आया था, मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मैं अपने आप उसके साथ बिजी रहती थी। मुझे देखकर मेरा पति बिस्तर पर पड़े पड़े खुश होता रहता था, और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब मैं और मेरा बेटा इस घर में अकेले रह गए थे। मैं अपने बेटे की परवरिश में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। भले ही मैं शक्ल से सांवली और बदसूरत थी, मगर मेरे पति की शक्ल अच्छी थी। उसके बेटे ने उसके जैसी ही शक्ल पाई थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे बेटे के गुण अपने पिता जैसे ना हो। मैंने उसका नाम बड़े प्यार से धीरज रखा था, और मैं उसे बहुत प्यार करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं धीरज को उसके पिता जैसा नहीं बनने दूंगी। उसे अच्छे संस्कार दूंगी, उसे मेहनत करना सिखाऊंगी, उसे लोगों की इज्जत करना सिखाऊंगी। मैंने अपने बेटे के खातिर लोगों के घरों में कामकाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब मैं खत्म कर चुकी थी। अब मैं अकेली रह गई थी, और इस घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। वहां से मुझे जितने पैसे मिलते, मैं उन पैसों से अपना और अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगी, उसे अच्छा और मेहनती इंसान बनाऊंगी, जो आने वाले समय में अपनी बूढ़ी माँ का सहारा बनेगा। मैंने इसी तरह लोगों के घरों में काम करके बहुत मेहनत की। मैं अपने गांव के सरपंच जी की हवेली में भी काम किया करती थी, और उनके घर की काफी पुरानी नौकरानी बन गई थी। उस समय मेरा बेटा 7 साल का हो गया था। जब से मेरा बेटा 5 साल का हुआ था, तभी से मुझे उसके भविष्य की फिक्र रहने लगी थी। मैंने उसे अपने गांव के ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था, मगर मैं अपने गांव में उसे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहती थी। मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं उसे शहर भेजूंगी। बड़ी हिम्मत करके मैंने ये बात सरपंच जी से कही, और उनसे अपने बेटे की शिक्षा के लिए कुछ पैसे मांगे। उन्होंने मुझे इनकार नहीं किया। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं अपने बेटे की परवरिश अकेले ही कर रही हूँ, और अब अगर मैं उसे शिक्षा दिलवाना चाहती हूँ तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरे बेटे का एडमिशन शहर के प्राइवेट स्कूल में करवा दिया, और वो खुद ही उसका खर्चा उठा रहे थे।
मगर अब मैं बीमार रहने लगी थी। लोगों के घरों में ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। मैं एक शरीफ औरत थी। गांव के सारे ही लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी थी जिसे गांव में सब लोग जानते थे। गांव वाले ये बात भी बहुत अच्छे से जानते थे कि उस इंसान के साथ मैंने जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारी है। मगर मैंने कभी अपनी जुबान से उफ तक नहीं किया। वो लोग मेरी हिम्मत की दाद दिया करते थे। यही वजह थी कि गांव वालों को मुझ पर बहुत तरस आता था। अब मैं ज्यादा कामकाज करने के लायक नहीं रही थी। वैसे तो मेरी ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, मगर हालात और जिंदगी ने मुझे इतना थका दिया था और इतना परेशान कर दिया था कि मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगी थी। अब मेरा बेटा भी शहर में पढ़ने के लिए जा चुका था। मैं पूरी तरह से अकेली रह गई थी। अपने बेटे को मैंने दिल पर पत्थर रखकर खुद से दूर किया था, और इसीलिए ताकि आगे चलकर वो मेरा सहारा बन सके। मेरा बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी आंखें उसे देखने के लिए बेचैन रहती थीं। मैं बीमार रहती थी, फिर भी सरपंच जी की हवेली में काम किया करती थी। वो मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। मेरे लिए उनका यही सबसे बड़ा एहसान था। उनको मुझ पर बहुत तरस आने लगा था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस तरह कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी। मैंने कहा कि मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं कह सकती, मगर आपके घर में मैं तब तक काम करती रहूंगी जब तक आपका मुझ पर एहसान रहेगा। सरपंच जी कहने लगे कि हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। तुमने हमारे घर में रहकर हमारे घर के बहुत सारे काम काज किए हैं, हमेशा वफादारी से काम किया। ये तुम्हारी वफादारी ही है जो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मगर अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें कारोबार करवा देते हैं और तुम उसी कारोबार को चलाकर अपना गुजारा कर सकती हो। और रही तुम्हारे बेटे की शिक्षा की बात, तो वो हम उठा लेंगे। सरपंच जी ने मुझे 2 घोड़े दिए थे और कहा था कि हम तुम्हें इन घोड़ों की बग्घी बनाकर दे देंगे। गांव में जितने लोगों की शादियां होती हैं, तो इस बग्घी को लोगों को किराए पर दे दिया करो। उनसे तुम्हें जो मुनाफा होगा वो तुम्हारा होगा, और इसी से तुम अपनी जिंदगी गुजारना। सरपंच जी की बातें सुनकर मैं खुश हो गई थी। मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया था, और फिर उस दिन के बाद से मैं दोनों घोड़ों की बग्घी बनाकर शादी में जाती थी, और उनसे जो किराया आता था उनसे मैं अपना गुजारा किया करती थी। मेरी जिंदगी में धीरे धीरे आसानी आती जा रही थी। मेरा बेटा जवान हो रहा था। छुट्टियों के दिनों में जब वो मुझसे मिलने के लिए आता तो मैं बहुत खुश हो जाती थी और उसके साथ अच्छे पल गुजारती थी। इधर मैं अपने घोड़े का भी बहुत ख्याल रखती थी। धीरज के जाने के बाद यही मेरा सहारा बने थे। जब से मेरी जिंदगी में आए थे, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। ये भी मेरे बेटे की तरह ही है। ये भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे कमा कर लाकर देते हैं। एक दिन धीरज भी बड़ा हो जाएगा और अपनी कमाई मुझे लाकर दिया करेगा। आखिर धीरज के खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया था। मेरा बेटा मुझे बहुत प्यारा था, और जैसे जैसे वो जवान हो रहा था, बेहद सुंदर होता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी फिल्म का हीरो हो। अब वो स्कूल से निकलकर कॉलेज में आ गया था। हालांकि कॉलेज जाने के बाद सरपंच जी ने उसका खर्चा देना बंद कर दिया था, क्योंकि अब सरपंच जी की भी काफी उम्र हो चुकी थी। भला वो कब तक मेरे बेटे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते थे। उधर मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था, और साथ ही साथ वो लोगों के घरों पर जाकर खाली समय में उनके बच्चों को ट्यूशन भी दिया करता था। उनसे जो पैसे आते वो अपना गुजारा कर लेता था, जबकि मेरा गुजारा यहाँ गांव में अच्छे तरीके से चल रहा था। बस ये कहने के बाद बूढ़ी आंटी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। उन्होंने कहा कि बेटा, अब तुम ही बताओ बेटे को, मैंने इतने प्यार से पाला, उसके बारे में कैसे कैसे सपने देखे। मुझे लगता था कि वो बड़ा होकर मेरी ढाल बनेगा, अपनी माँ की सारी मेहनत का बदला देगा। मगर बेटा उसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, जिसने मेरी और उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। भले ही मैं उससे दूर रहती थी, वो शहर में रहता था, मगर मैं हर दिन उसे याद करती थी, उसकी फिक्र में घुलती चली जा रही थी। ये सोचकर खुद को तसल्ली दिया करती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा बेटा मेरे साथ हमेशा हमेशा रहेगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं आंटी की बातें बड़े ध्यान से और खामोशी से सुन रही थी। उनकी बातों में गहराई और दर्द महसूस हो रहा था।
उन्होंने अपनी आंखों में नमी लिए फिर से अपने बेटे की कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो लड़कियों की बातों में बड़ी आसानी से आ जाता था। कहने को तो उसका जन्म गांव में हुआ था, मगर उसका सारा बचपन शहर में गुजरा था। यहाँ तक कि वो जवान भी शहर में ही हुआ था। शहर में उसके कॉलेज में उसकी बहुत सारी दोस्ती बन गई थी। कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो उसकी खूबसूरती का फायदा उठाया करती थीं और उसके सीधेपन को उसकी बेवकूफ़ी समझती थी। यही वजह थी कि उन्होंने उसके सीधेपन का फायदा उठाया। मेरे बेटे को एक ऐसी लड़की मिली जिसने उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया, उसे अपना दीवाना बना लिया। वो उसकी दोस्त बन गई। मेरा बेटा समझता था कि वो इस दोस्ती को मोहब्बत का नाम दे रही है। मेरा बेटा धीरज भी उन लोगों में से था जो शायद मोहब्बत के भूखे होते हैं। हमदर्दी को भी मोहब्बत समझ लेते हैं, दोस्ती को भी और मतलब को भी। मुझे लगता है कि धीरज बेवकूफ़ था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी था। तभी तो वो इतनी गहराई में जाकर सोचता था। एक बार किसी से दोस्ती करता तो उसके पीछे ही पड़ जाता था। जब उसकी दोस्ती नैना नाम की लड़की से हुई तो वो उसके पीछे भी पड़ गया था। वो उससे मोहब्बत करने लगा था। दरअसल वो लड़की मेरे बेटे से अपना मतलब निकालना चाहती थी। ऐसा मतलब जिससे वो मेरे बेटे से अच्छी तरह से अपनी ख्वाहिशें बताती रहे और मेरा बेटा उन्हें पूरी करता रहे। वो जब गांव में भी छुट्टियों पर आता था तो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। मैं धीरज को बहुत समझाया करती थी कि किसी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तुमने अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना लिया। अगर वो लड़की तुमसे प्यार करती है तो तुम उसे शादी के लिए कहो। मगर वो इस बात से परेशान रहता था कि वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, उसकी हर बात मानता है, तो वो फिर शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होती। मेरा बेटा कहता था कि मैं इतनी आसानी से रिश्तों को छोड़ने वाले लोगों में से नहीं हूं। वो जवानी के जोश में था और मैं हमेशा यही समझती थी कि शायद ये सब उसकी उम्र का तकाजा है। वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ समझदार हो जाएगा। मगर ये बात वक्त के साथ बढ़ती चली गई। उस बूढ़ी आंटी ने मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा मेरा धीरज किसी के भी साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाता, बल्कि वो तो हमेशा रिश्तों की दिल्ली सुकून के लिए उलझा रहता था। वो लड़की जो उसे पहली बार मिली थी और वो उससे प्यार करता था, उस लड़की ने कभी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। बस वो मेरे बेटे को बेवकूफ़ बनाकर उससे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाती रही और फिर एक दिन मेरे बेटे को भूल गई। फिर उसकी जिंदगी में एक और लड़की आई थी। उसने भी उससे हंसकर दो बातें क्या कर लीं, तो वो ये समझ बैठा कि यही उसकी जिंदगी का मकसद है। वो उसके पीछे दिल लगा बैठा था। जब वो लड़कियां उसकी मासूमियत से खेलती और उसे धोखा देकर छोड़ जाती, तो वो बहुत ज्यादा रोता और टूट जाता था। मैं अपने बेटे को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाती थी। धीरज अपनी जिंदगी में सुकून और खुशी की तलाश करता रहा, मगर हर बार वो धोखा खाकर लौट आता। वो बार बार उन्हीं तकलीफों भरे रास्तों पर चलकर आता था। अब तो उसने शहर में रहते हुए अपनी पढ़ाई से भी बिल्कुल ध्यान हटा लिया था, बल्कि वो इन्हीं सारी सोच में गुम रहता था और अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मेरे आंसू आंखों में खटक बनकर रह जाते थे। मैं उसके दर्द को महसूस करती थी, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि दुनिया में सच्ची मोहब्बत का मिलना इतना आसान नहीं होता। वो तो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरे बेटे ने नौकरी करनी शुरू कर दी थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। वो घर भी आ गया था, मगर उन लड़कियों को हमेशा याद करता रहता था जो उसकी जिंदगी में शामिल हुई थीं। एक के बाद एक हर लड़की से वो दिल लगा बैठा था और हर उस लड़की में वो अपनी मोहब्बत तलाश करता था जो उससे हंसकर बात कर लिया करती थी। मगर आजकल तो हर कोई मतलब से बात करता है। हर बात करने वाली लड़की मेरे बेटे से कोई न कोई अपना मतलब पूरा करवाकर उसे छोड़ देती थी और धीरज फिर अपनी नई तकलीफ के साथ मेरे पास वापस आ जाता था। अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो वो परमानेंट मेरे पास शिफ्ट हो गया था, मगर वो बहुत उदास रहता था और उसकी उदासी मुझसे सही नहीं जाती थी। अब वो कोई काम धंधा भी नहीं करता था। उसने अपनी सारी जवानी आंसुओं के हवाले कर दी। आंटी ने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मेरा बेटा वैसे तो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ सीरियस हो गया था,
मगर एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आई जिसके लिए धीरज की फीलिंग्स कुछ अलग और सीरियस थीं। मैंने महसूस किया कि ये लड़की मेरे बेटे के लिए ठीक साबित होगी, क्योंकि इस बार मेरे बेटे की मोहब्बत में कुछ अलग ही बात थी। उसकी नज़रों में चमक और उसके शब्दों में अंदाज था। उसके बिहेवियर में सीरियसनेस थी। मुझे लगा कि शायद उसका दिल अब करार पा जाएगा। उस लड़की की मुलाकात मेरे बेटे से उसकी कंपनी में हुई थी। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, आखिर किस लिए? क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें शहर भेजा था और खुद से दूर किया था? उसे ये बात समझ आ गई थी कि मैं उसे क्या कहना चाहती हूँ। इसीलिए वो शहर में नौकरी ढूंढने के लिए चला गया। उसे वहां पर नौकरी मिल भी गई तो उसको वो लड़की उसी कंपनी में मिली थी। उसका नाम रीतू था। उसने धीरज की जिंदगी में नई रोशनी और खुशी भर दी थी। वो लड़की उसके साथ बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। मैंने सोचा कि शायद ये वही लड़की है जो मेरे बेटे के दिल के जख्मों पर मरहम रख सकती है, उसके आंसुओं को खुशियों में बदल सकती है। रीतू से मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो उसे हमारे गांव मुझसे मिलवाने के लिए ले आया तो वो हमारे घर को देखकर कहने लगी, अच्छा तो ये है वो घर जिसमें मुझे रहना है। इसका मतलब कि वो मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी, तभी हमारे घर को अपना घर कह रही थी। रीतू से पहले भी वो एक लड़की को हमारे घर लेकर आया था जो उसकी सबसे पहली मोहब्बत थी, मगर मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगी थी और रीतू को तो देखकर मेरे दिल में भी उम्मीद जगी थी। लेकिन रीतू भी एक दिन उसको छोड़कर धोखा देकर चली गई और यह धोखा उसके लिए सबसे बड़ा सदमा साबित हुआ था। इस बार वो मोहब्बत में बहुत सीरियस था, दिल से उस लड़की को एक्सेप्ट करना चाहता था। उसके ख्याल में शायद वो लड़की भी उससे मोहब्बत करती थी, मगर वो भी मेरे बेटे की मोहब्बत को अहमियत ना दे सकी। आंटी की बातें सुनकर अब मेरा दिल बोझिल होने लगा था। मैंने आंटी की तरफ देखा जो अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरे पर एक माँ की बेबसी छाई हुई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे बेटे ने उस लड़की के पीछे अपना दिल दिमाग पागल कर लिया था और जब वो उसे छोड़कर चली गई तो वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सका। क्योंकि वो लड़की धीरज को छोड़कर चली गई तो धीरज की हालत भी बदल गई। वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले तो वो अपने दिल से मजबूर रहता था, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी कि वो धीरे धीरे इस दुख से शायद बाहर निकल आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। नौकरी पर जाने से पहले तो वो किसी लड़की का जिक्र नहीं करता था, क्योंकि धीरे धीरे वो सारी बातें भूलने लगा था। लेकिन नौकरी पर जाने के बाद जैसे ही उसकी उस लड़की से मुलाकात हुई तो वो दोबारा से मोहब्बत में डूब गया था। अब तो उसने नौकरी पर जाना भी छोड़ दिया था। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा आ गया था। मेरा बेटा अब हमेशा खामोश रहता था, मुझसे भी कोई बात नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी सेहत में भी बदलाव आना शुरू हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा। मैं हमेशा उससे कहा करती थी, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर धीरज मेरी बात नहीं मानता था, कहता था कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी हालत अब दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शुरू के दिनों में तो मुझे ऐसा लगा था कि उस लड़की के जाने के बाद से ऐसा हुआ है, एक दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो वो धीरे धीरे संभल गया था। लेकिन अब तो गांव वाले भी मुझसे कहते थे कि तुम्हारा बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। ऐसा तो मैं भी महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे को नजर लग गई है, ये शहर में जाकर अच्छा कमाया करता था, आखिरकार तुमने अपने बेटे पर इतनी मेहनत जो की है। मैं गरीब और बेबस औरत थी, मुझे क्या पता कि मेरे बेटे के दिल में कैसी गहरी चोट लगी है। मैं समझती रही कि वो अपने दुख को छुपाने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी मैं उसे जिद करती तो वो मेरा दिल रखने के लिए शहर में डॉक्टर के पास चला जाता था। डॉक्टर उसे नॉर्मल सी दवाई देते और कह देते कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मगर मुझे लग रहा था कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया जब धीरज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और उसने कुछ खाया भी नहीं। मैं परेशान हो गई और फौरन ही उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहने लगे कि बेहतर यही होगा कि आप इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखा दीजिए। उन्होंने ऐसा टेस्ट लिख कर दिया जिसका नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था।
जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कैंसर का टेस्ट है। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे को इतनी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि ये सब गलत साबित हो। मैं बहुत डर रही थी। मैं गरीब औरत, मेरे पास ना तो इतने पैसे थे कि मैं उसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाती और ना ही मैं शहर में किसी को ज़्यादा जानती थी। ना मुझे ये पता था कि ये टेस्ट क्या मतलब रखते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए और उसे बड़े अस्पताल ले गई। मेरे दिल में डर बैठा हुआ था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जिसका सामना करने की मुझ में हिम्मत ना हो। डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखकर दिया था, वो बहुत महंगा था और मुझे आइडिया हो चुका था कि अब मेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस है। मैंने धीरज के टेस्ट करवा लिए थे और रिपोर्ट आने के बाद मुझे जो खबर मिली, उसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे धीरज को कैंसर है और वो भी ऐसी स्टेज पर पहुंच चुका है जहां टाइम वेस्ट किए बिना इलाज शुरू करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे जवान बेटे को ऐसी भी बीमारी हो सकती है। मेरे पास तो पैसे भी खत्म हो चुके थे। सारी जिंदगी मैंने यही सोचकर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था कि जवान होकर वो कमाएगा, मगर उसने तो अपने और अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं किया था। अब तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे उस पर पैसे लगाने थे। मैं जिस किसी से पैसे मांग सकती थी, मांग लिए। दोस्त, रिश्तेदार सबके आगे हाथ फैलाया और जहां से भी उधार ले सकती थी, वहां से ले लिया, ताकि मेरे बेटे का इलाज शुरू हो सके। मुझे डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्लड कैंसर है और इस बीमारी में बार-बार खून की ज़रूरत पड़ती है। अगर खून का इंतज़ाम वक्त पर नहीं हो सका, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती। हर रोज़ मैं जैसे एक नए इम्तिहान से गुजर रही थी। मैं धीरज को हर उस अस्पताल में लेकर गई, जहां मेरे बेटे का कोई फ्री में इलाज कर सके। मगर मुझे नहीं पता था कि गांव की औरत को शहर वाले इस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की और फिर 2 दिन पहले मैं अपने बेटे को अस्पताल में लेकर आ गई। मेरे बेटे की हालत ऐसी इसीलिए हुई क्योंकि उसने हमेशा जज्बात से काम लिया, हर वक्त दिल पर बोझ रखा और अपनी सेहत की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर का कहना है कि आपके बेटे ने अपने दिल में बहुत सारे सदमे छुपाए रखे हैं और बार-बार टूटकर संभलने की कोशिश की है, मगर शायद उसके शरीर ने इतना बोझ बर्दाश्त नहीं किया। मैं उसे देखकर कहती थी कि धीरज, तुम्हारी छोटी-छोटी मोहब्बत से और ये सपने जो हर बार तुम्हें तोड़कर रख देते हैं, तुम इनके बीच अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये प्यार मोहब्बत की बातें तो तुम्हारी ज़िंदगी में दीमक की तरह है। मगर वो मेरी बात को हंसकर टाल दिया करता था। कहता था कि माँ, आप नहीं समझती, मोहब्बत बड़ी प्यारी चीज़ है। मगर आज मैं उसके बिस्तर के पास बैठी तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कहता था। शायद मैं ही गलत थी, लेकिन जो भी हुआ, अब उसके दिल और शरीर पर बोझ था और मेरी उम्मीदें, मेरे सपने भी उसके साथ ही जैसे बुझने लगे थे। आंटी ने गहरी सांस ली और बताया कि जब धीरज को ये पता चला कि उसे कैंसर है, तो उसके चेहरे पर किसी खास हैरानी के एक्सप्रेशन नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे ये खबर भी उसके दिल पर खास असर नहीं डाल रही। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, माँ, मैं जिंदगी में बहुत सारी बुरी खबरें सुन चुका हूँ। मेरा दिल पहले ही बार-बार टूटकर बिखर चुका है। कैंसर तो बस मेरी जान लेगा, लेकिन मेरा दिल तो उससे पहले ही खत्म हो चुका है। वो मुझसे जिस तरह से बातें कर रहा था, वो उसे अंदर से ही तोड़ रही थी। मैंने रोते हुए अपने बेटे से पूछा, बेटा, आखिर तुम क्या चाहते थे? धीरज ने खामोशी से अपनी नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में कहने लगा, माँ, मैं सिर्फ ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक लड़की हो जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करे, मुझे एक्सेप्ट करे, जैसा मैं हूँ वो मेरी हो जाए। हम एक दूसरे का सहारा बने और एक साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। मेरी सबसे पहली मोहब्बत में मैंने यही सपने देखे थे, मगर माँ, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। धीरज की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, पहली मोहब्बत ने मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मैं हर लड़की में उसे ही ढूंढता रहा। शायद मुझे उसकी झलक किसी में नजर आ जाए, मगर माँ, हर बार मुझे मायूसी ही मिली। वो मेरी जिंदगी की पहली और सच्ची मोहब्बत थी, मगर उसने मुझे धोखा दिया। वो तो मुझसे अपने सिर्फ सारे शौक पूरे करवाती थी, मुझसे प्यार नहीं करती थी
और फिर उसके बाद हर लड़की ने मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया। मुझे लगा कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, मगर मेरे भोलेपन का हर किसी ने सिर्फ फायदा उठाया। शायद ये उसी का नतीजा है कि मेरा बेटा कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो गया। उसने हमेशा खालीपन महसूस किया, एक अधूरापन जो कभी पूरा ना हो सका। आंटी की आवाज में दर्द था। बीते हुए कल की बातें सिमटी हुई थीं। उनकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी कहानी सुनाते हुए जैसे किसी गहरी सोच में खो गई थी। उन्होंने बताया कि बेटा, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाया। शादी के पूरे 8 साल के बाद अपने पति की ढेर सारी बातें सुनने के बाद मैंने उसे जन्म दिया, तो भला मैं उसे मोहब्बत कैसे न कर सकती? उसकी जान जाते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? किसी को मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। शायद मेरा ही भाग्य मेरे चेहरे की तरह बदसूरत है, तभी मेरी जिंदगी में कभी कोई खूबसूरती नहीं आती और ना सुकून आता है। सारी जिंदगी मैंने किसी न किसी परेशानी में गुजारी है। एक उम्मीद मुझे औलाद से थी। मेरी जवानी, मेरा बचपन बेहतर ना हो सका, तो क्या हुआ? मेरा बुढ़ापा तो मेरा बेटा बेहतर करेगा। मगर वो तो मुझसे पहले ही इस दुनिया से जाने का इंतज़ाम कर चुका था। इसके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। वही तो मेरा इकलौता सहारा है। मेरा बस चले तो मैं अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे पर न्यौछावर कर दूं। आंटी ये सारी बातें मुझे बता रही थीं और वो फूट फूट कर रो रही थीं। सच में अपनी औलाद का दुख तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। न जाने क्यों उनको दुखी देखकर मेरा दिल भी भरकर आ रहा था और मैं उनके पास बैठी उनको तसल्ली दे रही थी, जबकि मेरी आंखों से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उन्हीं लड़कियों की वजह से हुआ है। उन्होंने उसे धोखा दिया। पहले उसके साथ बातें करती रहीं और बाद में कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुम हमारे दोस्त हो और दोस्ती का मतलब मोहब्बत नहीं होता। मेरे बेटे ने तो मोहब्बत की थी। ऐसा भी क्या गुनाह किया था जिसकी उसे आज तक सजा मिल रही है, और सजा भी ऐसी जिसकी कोई माफी न हो। डॉक्टर मुझसे कहते थे कि अगर आपका बेटा जीने की उम्मीद छोड़कर बैठ गया तो फिर उसे दवाई भी असर नहीं करेगी, और यही हो रहा था। आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा, आज मैं सबसे ज्यादा रो रही हूं। जानती हो कि क्यों? मैंने कहा कि आप मुझे बताएंगी तो मैं जरूर जानना चाहूंगी। वो कहने लगी, क्योंकि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। जब मेरे बेटे ने मुझे ये कह दिया कि माँ, मुझे लगता है कि मेरा वक्त आ चुका है। मैं वैसे भी इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, तो आप मेरे ऊपर पैसे क्यों लगा रही हो? वो बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी आंखों में काफी मायूसी थी कि मैं उसे देखकर टूट रही थी। उसका दिल पूरी तरह से बिगड़ चुका था और वो चाहता था कि बस उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन मैं तो एक माँ थी। मैं कैसे अपने बेटे की जिंदगी से इतनी आसानी से हार कर बैठ सकती थी? वो मेरी जान था, मेरी जिंदगी का मकसद। उसकी हर तकलीफ मेरी अपनी तकलीफ बन गई थी और मैंने उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसकी जिंदगी के लिए करना ही है। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए थे, मगर मैंने उसके सामने चुपके से कहा कि बेटा, तुम्हारे लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। कुछ दिनों के बाद मैंने वो अस्पताल छोड़ दिया जहां उसका इलाज चल रहा था, और फिर मैं उसे यहाँ लेकर आ गई और यहाँ के डॉक्टर से मुलाकात की, जो कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और मेरे बेटे का केस उनके पास है। उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके बेटे की हालत बहुत सीरियस है और उसके इलाज के लिए जल्द से जल्द खून का इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे पास एक भी रुपया नहीं था। इस अस्पताल में भी अपने बेटे को सरपंच जी के बेटे से पैसे उधार लेकर मैंने भर्ती करवाया था, क्योंकि सुना था कि सरपंच जी का बेटा इसी शहर में रहता है। तो मैं उसका पता लेकर उसके घर चली गई। उसने मेरी मदद की, मगर वो आगे भी मेरी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि आजकल के दौर में इंसान 1 या 2 बार मदद कर सकता है, बार बार नहीं। अब मुझे धीरज के लिए खून का इंतजाम करना था और इलाज के लिए रकम का भी। अब मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम और खून का इंतजाम कहाँ से करूंगी? एक तरफ मेरा बेटा अपनी हालत से लड़ रहा था, दूसरी तरफ मुझे ये सब कुछ करना था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था।
मैंने जैसे ही अस्पताल में लोगों से मदद मांगनी शुरू की, तो जहां भी गई वहां से कुछ न कुछ रुकावट आती थी। लोग खून देने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन जब उनसे पैसों की बात की जाती तो वो कहते कि हम खून दे सकते हैं, मगर हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं हैरान हो गई थी। जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, तो क्यों सब चीजें पैसों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती हैं? मैंने फिर से कुछ लोगों से बात की, जिन्होंने सच में फ्री में खून दे दिया था, मगर ये भी काफी नहीं था। मैंने सोचा कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, वो किसी की मदद नहीं कर सकता। और इसी तरह मैं एक तरफ खून का इंतजाम कर रही थी, तो दूसरी तरफ पैसों का बंदोबस्त भी करने की कोशिश कर रही थी। ये समय मेरे लिए भारी बोझ बन गया था। जिंदगी और मौत के बीच में मैं हमेशा उसकी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, जब तक मैं हिम्मत न हारूं। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उसकी जिंदगी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। आंटी के इस पॉइंट पर मैं समझ गई थी कि अस्पताल में कैंसर का पेशेंट आया तो है, जिसको खून की सख्त जरूरत है, और वो जवान लड़का है। क्योंकि ये केस हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर राजीव गुप्ता जी के हाथ में था। वो एक तरह से मेरे सीनियर डॉक्टर भी थे। उन्होंने बातों ही बातों में मुझे कल परसों इस ऑपरेशन के बारे में बताया था। वो मुझसे इसी के सिलसिले में बात कर रहे थे। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़का 1-2 दिन में इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत सीरियस बताई जा रही थी, और जवान लड़के की मौत तो वैसे भी इंसान को बहुत दुख देती है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर का हर बार यही कहना था कि जल्द से जल्द अपने बेटे को बचा लो। खून का इंतजाम नहीं हुआ तो वो चला जाएगा। अब मैं डॉक्टर को क्या बताती कि मैं बहुत इंतजाम कर चुकी हूँ। जब कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? मेरे बेटे की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। मेरे दिल पर बोझ था, वो कोई और नहीं समझ सकता था। मैंने डॉक्टर से कहा था कि मैं चाहे जो करूं, मगर उसके लिए खून का इंतजाम करके ही रहेंगी। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना ही कोई और रास्ता था जिससे मैं खून हासिल कर पाती। दिल में ये ख्याल आया कि कहीं से भी खून का इंतजाम करना होगा, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर मैंने एक ऐसा काम किया जिसे मैं बाद में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझती हूँ। मैंने ऐसा कदम उठाया जो शायद मुझे नहीं उठाना चाहिए था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने बेटे की जिंदगी जरूर बचाऊंगी, और फिर जो हुआ वो मुझसे कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं आंटी की बातें सुन रही थी और उनकी जिंदगी की तकलीफ का अंदाजा लगा रही थी। अभी वो मुझे कुछ बताने ही जा रही थी, जब अचानक मेरे मोबाइल पर इमरजेंसी कॉल आई। दरअसल एक पेशेंट पर खून का रिएक्शन हो गया था। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर नर्स की अचानक अस्पताल में खलबली मच गई थी, और फौरन इलाज की सारी कोशिशें की जा रही थीं। मैं ये बातें फोन पर सुन ही रही थी, जब मेरी नज़र आंटी की तरफ गई। मैंने कॉल पर कहा कि मैं जल्दी ही आ रही हूँ। फोन बंद करने के बाद आंटी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि पेशेंट ने अपने ब्लड ग्रुप से अलग अपनी बॉडी में ब्लड ऐड करवाया है, जिसकी बॉडी पर पूरी तरह से दाने निकल आए। उसको एक अजीब तरह की एलर्जी हो रही है। मेरी बात सुनकर तो जैसे आंटी बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। उनके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था। ऐसा उनके साथ क्यों हुआ था, ये तो मैं नहीं समझ पाई थी, मगर मैंने उनसे इजाज़त ली और फिर मैं उस पेशेंट को देखने के लिए चली गई। वहां जाकर मुझे पता चला कि वो पेशेंट कोई लड़की है, और उसने किसी मजबूरी के चलते ऐसा करवा लिया। उसकी हालत सीरियस थी, मगर वो जिंदा थी। अगले दिन जब फिर से मेरी मुलाकात आंटी से हुई, तो उनकी अधूरी कहानी सुनने के लिए मैं फिर से उनके करीब गई। इस बार भी वो मुझे परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने उस पेशेंट के बारे में मुझसे पूछा कि आपका वो पेशेंट कैसा है। मैंने उन्हें बताया कि जिसको गलत खून चढ़ने से एलर्जी हो गई थी, वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। मेरी इस बात से वो चौंक गई और कहने लगी, क्या वो कोई लड़की है? मैंने कहा कि जी, वो एक लड़की है। मैंने जब उनके चेहरे पर परेशानी आती हुई देखी, तो उनसे पूछा कि क्या आप उसको अपना बेटा समझ रही थीं? तो उन्होंने अपनी नज़र झुका ली थी। मैंने कहा कि अच्छा, अब आप बताइए कि आपने अपने बेटे के साथ क्या गलत किया। वो जल्दी से अपना मुंह मेरे कान के करीब लेकर आई और कहने लगी
कि मैंने अपने बेटे के लिए डॉक्टर को खून लाकर दिया था। मैंने कहा था, आपने खून का इंतज़ाम कैसे किया? फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास बेटे के लिए खून का बंदोबस्त करने का सिर्फ एक यही रास्ता था। मेरे वो 2 घोड़े जो कई सालों पहले मुझे सरपंच जी ने दिए थे, जिनसे मैं अपना गुज़ारा किया करती थी। मैं चाहती तो उन घोड़ों को बेच भी सकती थी, मगर इन दोनों को बेचने के बाद भी मेरे बेटे का इलाज नहीं हो सकता था, क्योंकि पैसे फिर भी कम पड़ गए थे। मेरे वो घोड़े कई सालों पुराने थे और अब बूढ़े हो चुके थे, इसलिए वो ज़्यादा कीमती नहीं थे। मैं अपने गाँव गई और वहाँ जाकर मैंने इंजेक्शन से अपने दोनों घोड़ों का खून निकाल लिया और इतनी तादाद में खून निकाला जितना निकल सकता था। उनको बोतल में भरकर मैं शहर ले आई और मैंने वो डॉक्टर के हवाले कर दिया। उस दिन मुझे बेहद अफ़सोस हुआ था, क्योंकि वो घोड़े मेरी रोज़ी-रोटी थे। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था। आखिरकार मैंने उनको भी अपनी औलाद की तरह पाला था। उनके सारे काम किए थे, लेकिन बात अब मेरी अपनी औलाद पर आ गई थी, इसलिए मैं खुदगर्ज़ हो गई। डॉक्टर को मेरे बेटे के लिए खून चाहिए था, तो मैंने अपने घोड़ों का खून निकालकर उन्हें दे दिया और डॉक्टर को ये बात नहीं बताई। अब मैंने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि अब जैसा चाहे वैसा हो, मगर मेरे से जितनी कोशिश हो सकती थी, उतनी की। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, बस मैं कुछ भी करके अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। आंटी की बातें सुनकर तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे कि उन्होंने ये क्या कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अब मेरे बेटे की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इंसान के खून में और जानवर के खून में बहुत फर्क होता है। इससे मेरे बेटे को नुकसान पहुंच सकता है, मगर इस समय डॉक्टर के मुताबिक मेरे बेटे को खून की ज़रूरत थी, इसलिए मैं खून का इंतज़ाम कर पाई। मगर मैं क्या करूं? मैं मजबूर थी। ना तो मेरे पास खून था और ना ही पैसे थे। जब कोई मदद करने वाला नहीं था, तो मैंने अपने बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए यही सब कुछ किया। वो ये सब बताकर खामोश हो गई थी। उसके बाद वो बहुत रो रही थी। मैंने उन्हें खामोश करवाया और उनसे कहा कि आप फ़िक्र मत करो, आपका बेटा जल्द ही ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला उसे ज़िंदगी ज़रूर देगा। और से बात करने के बाद मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता के पास गई और मैंने उनसे धीरज का केस डिस्कस किया। डॉक्टर राजीव ने भी मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने उनसे कहा कि पेशेंट की माँ जो खून लेकर आई है, वो किसी इंसान का नहीं, बल्कि घोड़े का खून है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर राजीव गुप्ता ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम सच में पागल हो गई हो रेनू। किसी पेशेंट का रिश्तेदार भला उसके लिए जानवर का खून क्यों लेकर आएगा? और फिर खून लाने वाला इंसान कोई और नहीं, बल्कि पेशेंट की माँ हो। माँ तो कभी भी अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, सर, अगर वो माँ मजबूर हो और मजबूरी में ये काम करे तो उन्होंने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। मगर इस पेशेंट की माँ ने हमें इंसान का ही खून लाकर दिया था और वो खून उनके बेटे के ही ब्लड ग्रुप का था। दरअसल पेशेंट को खून की ज़रूरत थी और फिर उसका खून ऐसा खून था जो बहुत महंगा मिलता है। उसका खून AB नेगेटिव था और ऐसा खून 10% लोगों में पाया जाता है। हमने उस पेशेंट को कल रात ही वो खून चढ़ाया है। वो पेशेंट अभी तक जिंदा है। उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और अगर मैं मान भी लूं कि वो घोड़े का खून था, तो हम आंखें बंद करके तो किसी पेशेंट को खून नहीं चढ़ाते। हमने पेशेंट को खून सारे टेस्ट करने के बाद ही चढ़ाया है। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी कि आंटी मुझसे झूठ बोल रही थीं या फिर कोई और बात थी। नहीं नहीं, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, बल्कि वो मुझसे झूठ बोलकर क्या करती। इस समय उसका बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और ऐसे समय में वो मुझे कोई झूठी बात तो नहीं बताएगी। फिलहाल मैंने डॉक्टर राजीव गुप्ता से कहा था कि सर, आप कुछ भी करके इस लड़के को बचाइए। इसकी माँ बहुत लाचार है, बहुत गरीब है, अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। मैं इसकी पूरी कहानी जानती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की कमी होती है, तो आप मुझे बताइए, मुझसे जितना हो सकेगा। मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर राजीव गुप्ता ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो इस लड़के का इलाज करेंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और फिर धीरे-धीरे धीरज का इलाज होना शुरू हो गया था। उसे खून की ज़रूरत होती, तो मैं उसके लिए खून का इंतज़ाम खुद करवाया करती थी
और ये बात सही थी कि उसे घोड़े का खून नहीं चढ़ा था। दरअसल उस दिन हुआ कुछ ऐसा था कि जब आंटी अपने घोड़े का खून निकालकर बोतल में लेकर आई और उन्होंने वो खून रिसेप्शन पर जमा करवाया, तो उस समय एक और पेशेंट का रिश्तेदार AB निगेटिव ब्लड ग्रुप बोतल में लेकर आया था और इस तरह वो ब्लड एक्सटेंड हो गया। घोड़े वाला खून धीरज को नहीं चढ़ सका, जबकि उसको तो उसके ब्लड ग्रुप का ही खून मिल गया था और दूसरे पेशेंट को घोड़े वाला खून चढ़ गया। मगर हैरानी वाली बात ये थी कि वो पेशेंट भी जिंदा बच गया। जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमसे जितना हो सके हमें अपनी सलामती के लिए दुआएं ऊपर वाले से करनी चाहिए। मौत तो जिसको जिस समय पर आनी है उसी समय पर आकर रहेगी। आज इस बात को 1 महीना गुजर गया। धीरज की कंडीशन पहले से ठीक है। मैंने आंटी का जितना हो सके उतना साथ दिया। वो मुझसे बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थीं। उनका कहना था कि तुम्हारे साथ एक माँ की दुआएं हैं, तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उस माँ के चेहरे पर जब मुस्कुराहट देखी तो मेरे दिल को सुकून मिल गया था कि कभी-कभी किसी की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। मगर मैंने धीरज को भी समझाया था कि अब लड़कियों का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और अपनी माँ की मोहब्बत को अपने दिल में डाल लो। अपनी माँ के बारे में सोचो, जो तुम्हारे बिना कितनी अधूरी हो गई थी। हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर से जितना हो सका, हमने धीरज को बचाने की कोशिश की, क्योंकि धीरज हमारे हॉस्पिटल का एक ऐसा पेशेंट बन चुका था, जिसे बेहद तकलीफ थी, जिसकी माँ को भी ये लगता था कि उसकी ऐसी हरकत की वजह से उसका बेटा अब नहीं बच सकेगा। लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। आंटी ने अपने बेटे के लिए अस्पताल में घोड़े का खून भगवान के भरोसे छोड़ कर दिया था। अब वो नहीं जानती थी कि उनके बेटे के साथ क्या होगा, मगर ऊपर वाले ने उनका साथ दिया और इस तरह उनकी मदद हो गई। उनके बेटे को सही खून मिल गया। उनका बेटा रिकवर होने लगा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन धीरज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।